दिल्ली का विवेक विहार इलाका, रात के 3 बजे का सन्नाटा और फिर अचानक एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम इसी दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाएंगे। हम उन चश्मदीदों के बयानों और आधिकारिक रिपोर्टों की तह तक जाएंगे जिसने कुछ ही घंटों में एक पूरी इमारत को खाक में मिला दिया। ये घटना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे घर, जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, वो अचानक से कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक रात के घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचकर देखिए, रात के 3 बज रहे हैं, पूरा मोहल्ला गहरी नींद में है, सड़कों पर एकदम सन्नाटा है और तभी एक जोरदार धमाका इस खामोशी को चीर देता है। नींद में डूबे परिवारों को संभलने का या ये समझने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। चश्मदीद बताते हैं कि ये कोई आम आग नहीं थी जो धीरे धीरे सुलगती है। बिल्कुल नहीं, ये एक अचानक हुआ एसी ब्लास्ट था। एक पल में शांति थी और दूसरे ही पल पलक झपकते ही वो 4 मंजिला इमारत आग के एक भयानक और जानलेवा गुबार में बदल गई। मतलब जब लोग अपने घरों में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ये कहर उन पर टूट पड़ा। अब इस पूरी तबाही के पैमाने को समझने के लिए हमें इस बिल्डिंग की बनावट को समझना होगा और इसमें सबसे अहम नंबर है 8। इस इमारत में कुल 8 फ्लैट थे, 4 मंजिलें और हर मंजिल पर 2 फ्लैट। एक फ्लैट सामने सड़क की तरफ और दूसरा बिल्कुल पीछे की तरफ। ये लेआउट जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि उस खौफनाक रात आग की लपटों के बीच इसी बनावट ने ये तय किया कि कौन जिंदा बाहर निकलेगा और कौन उस आग के जाल में हमेशा के लिए फंसकर रह जाएगा। और यहीं से जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही क्रूर लकीर खिंच गई। चश्मदीदों के बयानों से एकदम साफ होता है कि सामने वाले फ्लैट्स में जो लोग थे वो तो किसी तरह सीढ़ियों से या मेन गेट का इस्तेमाल करके समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन त्रासदी का असली और खौफनाक चेहरा पीछे वाले हिस्से में दिखा। खासकर जो टॉप फ्लोर यानी सबसे ऊपरी मंजिल के जो 2 फ्लैट थे, वहां रहने वालों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। नीचे से आग और धुएं की ऐसी दीवार उठ रही थी कि सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। वो उस भीषण आग के बीच पूरी तरह से फंस गए थे। एक ही बिल्डिंग, लेकिन आगे और पीछे रहने वालों की किस्मत एकदम अलग। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो चश्मदीदों और शुरुआती जांच ने एक बहुत ही आम घरेलू उपकरण को इस तबाही की वजह बताया है, और वो है एक एयर कंडीशनर। असल में एक एसी ब्लास्ट तब होता है जब एसी यूनिट के अंदर अचानक से कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए। इससे गैस और प्रेशर की वजह से एक बहुत ही भयानक धमाका होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा उपकरण जो हमें गर्मी से राहत देने के लिए बना है, अगर वो फेल हो जाए तो वो कितनी भयानक तेजी से पूरी बिल्डिंग को राख में बदल सकता है। बस एक छोटी सी तकनीकी खराबी और इतना बड़ा हादसा। चलिए अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ हालात कैसे बेकाबू हुए। रात ठीक 3 बजे आग भड़कती है। इसके बाद ऑफिशियल्स के मुताबिक करीब 3:30 बजे पहली दमकल गाड़ी वहां पहुंचती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इमरजेंसी कॉल आधिकारिक तौर पर सुबह 4 बजे रजिस्टर की गई। ये जो गैप है ना, ये साफ दिखाता है कि उस वक्त वहां कितनी अफरा तफरी और घबराहट मची होगी। और फिर शुरू होता है सबसे मुश्किल रेस्क्यू। करीब 4:30 बजे तक ग्रिल काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल करना पड़ा। ये टाइमलाइन हमें चीख चीख कर बता रही है कि आपात स्थिति में एक मिनट कितना भारी पड़ता है। और आग कोई छोटी मोटी नहीं थी। लपटें इतनी विकराल थीं और इतनी तेजी से आसपास फैल रही थीं कि उन्हें बुझाने के लिए 10 से ज्यादा फायर इंजनों को लगाना पड़ा। जी हां, 10 गाड़ियां। दमकल विभाग को इस विशाल आग को आसपास के बिल्डिंग्स तक फैलने से रोकने और अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए सच में अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। ये 10 का आंकड़ा ही अपने आप में उस खौफनाक रात की भयानकता की गवाही दे रहा है। जब हालात इतने खराब हों तो रेस्क्यू ऑपरेशन सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। दमकल कर्मियों ने एक के बाद एक कई तरीके अपनाए। सबसे पहले तो बालकनी तक पहुंचने और लोगों को उतारने के लिए लंबी सीढ़ियां लगाई गईं। फिर जब आग और धुएं के कारण सीढ़ियां काम नहीं आईं, तो ऊंचाई तक सुरक्षित पहुंचने के लिए स्पेशल लिफ्ट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और जहां लोग पीछे की तरफ लोहे की मजबूत ग्रिल के पीछे फंसे थे, वहां ग्रिल काटने के लिए एंगल ग्राइंडर मशीनें चलानी पड़ी। अपनी जान की परवाह किए बिना इन खतरनाक तरीकों से दमकल कर्मियों ने कम से कम 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू के बीच एक चश्मदीद की एक बात सच में दिल चीर देती है। उनका कहना था, मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें फोन नहीं किया। उन्हें जगाने के लिए किसी को फोन करना चाहिए था। बस ये एक लाइन,
ये दिखाती है कि उस अफरा तफरी में कम्युनिकेशन पूरी तरह कैसे टूट गया था। जो लोग आगे से निकल गए वो दहशत में शायद पीछे सो रहे पड़ोसियों को जगाना भूल गए। सोचिए, एक फोन कॉल या एक जोरदार आवाज शायद कुछ और जाने बचा सकती थी। ये बहुत ही दर्दनाक सच है जो हमें घबराहट और आपात स्थिति में हमारे रिस्पॉन्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब रेस्क्यू खत्म हुआ और धुआं थोड़ा छंटा तो जो आंकड़े सामने आए वो बहुत भारी थे। देखिए, करीब 15 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन मानवीय नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 5 लोग लापता बताए गए। ये महज कुछ नंबर नहीं है, ये वो परिवार हैं जिनकी पूरी दुनिया उस एक रात में ही उजड़ गई। और हाँ, आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन तबाही का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे और राख के बीच उन लापता लोगों को ढूंढ रही हैं जो पीछे वाले फ्लैट्स में फंस गए थे। प्रशासन इस बात को पक्का करने में जुटा है कि कोई भी पीछे ना छूटे। बिल्डिंग का तो अब बस एक जला हुआ ढांचा बचा है, लेकिन अपनों को खोजने की जो जद्दोजहद है, जो दर्द है, वो आज भी वहां गूंज रहा है। इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब अचानक से कोई मुसीबत आ जाए और हर कोई अपनी जान बचाने भाग रहा हो, तो कोई कम्युनिटी, कोई मोहल्ला ये कैसे पक्का करे कि उस रात के अंधेरे में कोई भी पड़ोसी पीछे ना छूट जाए। विवेक विहार की इस आग ने हमें सिर्फ बिल्डिंग की सुरक्षा या एसी के खतरों पर ही नहीं, बल्कि एक पड़ोसी के तौर पर हमारी जिम्मेदारी पर भी सोचने को मजबूर कर दिया है। क्या ऐसी स्थिति में सिर्फ अपनी जान बचाना काफी है या दूसरों को जगाना भी हमारा फर्ज है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें।